एग्जांपल्स। तो इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी मुश्किल है समझने में। तो सेकंड एग्जांपल है लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। सो लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल आज का टॉपिक है हमारा। अच्छा देखिए, लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल में हम लोगों ने क्या देखना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई भी वॉल है, कोई भी वॉल है, ठीक है। ये कोई वॉल है और ये कोई ग्राउंड है। अब देखें, अगर यहाँ पे कोई लेडर हैंग करी हुई है, मतलब यहाँ पे एक लेडर है, ये सपोज दिस इज लेडर, और ये लेडर के बीच में क्या ऐड कर रहा है, लेडर का वेट, ठीक है नहीं। तो अगर ये लेडर का वेट ऐड कर रहा है तो लेडर कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं ये कह रहा हूं कि लेडर इज इन इक्विलिब्रियम, तो अब इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि लेडर कैसे इक्विलिब्रियम में, लेडर इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए मेरे पास वो कंडीशंस मीट होनी चाहिए सारी। तो लेडर इज इन इक्विलिब्रियम, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इफ ओनली वेट ऑफ द लेडर। अच्छा, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा आज, आज नहीं तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्रेशर वगैरह वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बस वर्क एनर्जी और डिफॉर्मेशन, तो मैकेनिक्स से हम लोग निकल जाएंगे। इफ ओनली वेट ऑफ द लेडर इज एक्टिंग, अगर सिर्फ लेडर का वेट ऐड कर रहा है, इफ ओनली वेट ऑफ द लेडर इज एक्टिंग, सो it cannot be it cannot be in equilibrium। मतलब ये तो बात गलत है कि अगर मैं कहूं कि लेडर पे उसका वेट ऐड कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में, तो फिर तो कोई फोर्स उसको बैलेंस ही नहीं कर रही उसके वेट को। तो ये बात तो खैर गलत है, कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, हो ही नहीं सकता। तो अब हमें कुछ और फोर्सेस तलाश करनी पड़ेंगी इसमें। देखें, अगर इस पॉइंट से ना, अगर लेडर स्लाइड करेगी ना, तो स्लाइड ये इस तरफ कर सकती है, स्लाइड टू द राइट, टू द राइट। मतलब ये सीधे हाथ पे स्लाइड कर सकती है लेडर ना। तो ग्राउंड की जो फ्रिक्शन होगी, अगर ग्राउंड में जो फ्रिक्शन है, तो ग्राउंड की जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो आपकी एक्ट करेगी लेफ्ट पे। इसको हम बोलेंगे एफ जी। मतलब देखिए, ग्राउंड में फ्रिक्शन है ना, तो ग्राउंड की जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ जी, हम इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड। फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड इज प्रिवेंटिंग ladder from स्लाइडिंग। अच्छा, एक फोर्स तो मैंने ये ढूंढ ली। अच्छा, दूसरी फोर्स क्या होगी, यहाँ पे ऐड कर रही होगी, इसको हम बोलेंगे एन जी। एन जी का मतलब है नॉर्मल कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ग्राउंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वॉल वाली साइड पे देखूं, तो वॉल वाली साइड पे ये लेडर कैसे स्लाइड कर सकती है, ये लेडर जो है वो ऐसे स्लाइड कर सकती है, स्लाइड टू द
स्लाइड टू द डाउन, यानी नीचे स्लाइड कर सकती है। तो इसको रोकने के लिए आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही होगी यहाँ पे, उसको बोलेंगे FW, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ वॉल, यानी कि वॉल की फ्रिक्शन फोर्स है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक फोर्स आ रही होगी हमारे पास, और ये हो जाएगी NW, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑफ वॉल, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये फोर्सेस सारी मैंने जब इकट्ठा कर ली ना, देखें ग्राउंड पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है लेडर की, कि राइट साइड पे स्लाइड हो सकती है, इसका फुट ना इधर स्लाइड हो सकता है, यहाँ पे स्लाइड कर सकता है, और ऊपर से क्या हो सकता है, इसका फुट यहाँ से स्लाइड कर सकता है। तो फ्रिक्शन हमेशा स्लाइड से रोकती है इसको। तो ये फोर्सेस मैंने ढूंढ ली, टोटल 5 फोर्सेस। अच्छा, अब ये जो ग्राउंड वाली फोर्सेस है ना, अब ये जो ग्राउंड फोर्सेस है, ग्राउंड वाली फोर्सेस जो है, उनका मैं रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखें FG इधर एक्ट कर रही है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्राउंड ऐसे आ जाएगी, ये हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्राउंड, RG, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्राउंड। अच्छा, जो आपकी वॉल की फोर्सेस हैं, उनका भी रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास NW, और ये हो जाएगा मेरे पास FW, और ये हो जाएगी मेरे पास इसकी RW, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द वॉल। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, हमने रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड आउट कर ली इसमें। अच्छा बेटा, पहले इसको जरा यहाँ तक अच्छी तरीके से देख लें, तो अगर ये क्लियर है तो मैं फिर इसको आगे बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि यहाँ तक की बात मेरी क्लियर है आपको। जी बेटा, आप बताएं, आयशा, अनुषा, आप बताइए, उमैमा, शानदे। अच्छा जी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें, नाउ 3 फोर्स मॉडल बना रहा हूं मैं इसका। नाउ मेकिंग नाउ मेकिंग 3 फोर्स मॉडल। तो 3 फोर्स मॉडल क्या बनेगा इसका, तो 3 फोर्स मॉडल इसका कुछ इस तरीके का बनेगा। ये लेडर थी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहां पर इसका वेट ऐड कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे इसका लेडर का वेट ऐड कर रहा था बिल्कुल सेंटर में इसके, अगर ये यूनिफॉर्म लेडर है तो। अच्छा, अब सेकेंडली क्या था, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही थी जो कि और जी है। अच्छा, वेट के लाइन ऑफ एक्शन को आप स्ट्रेच कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये। अच्छा, एक फोर्स हमारी RW यहाँ पे ऐड कर रही थी इस जगह पे, ये ऐसा ऐड कर रही है ना, RW, ठीक है जी। अच्छा, एक फोर्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर रही होगी, एंड दिस इज कॉल्ड RG,
तो इसका मतलब है कि आर डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द वॉल। अच्छा, आर डब्ल्यू को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द वॉल, और आर जी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द ग्राउंड, और डब्ल्यू का मतलब है वेट ऑफ लेडर। ये लेडर का वेट है। अच्छा, जब थ्री फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हो, और अगर थ्री फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हो और आप उनको किसी ट्राइंगल में अरेंज कर दें, और वो ट्राइंगल जो है वो आपका इक्विलिब्रियम ट्राइंगल बन जाए। ये देखें, इधर देखें आप जरा गौर से, ये वेट ऐड कर रहा था, ये नॉर्मल, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्राउंड, और ये आ गई रिजल्टेंट फोर्स ऑफ वॉल। तो ये आपका एक क्लोज लूप ट्राइंगल बन गया, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पे हेड टू टेल कनेक्शन है। इधर भी देखें हेड टू टेल है। अच्छा, इधर देखें तो यहाँ पे भी हेड टू टेल है, और इधर देखें तो यहाँ पे भी हेड टू टेल है। तो देखें, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखने लगा हूं कि whenever the three forces are acting on the body, तो आपने दो चीजें चेक करनी होती है। whenever whenever three forces are acting on the body, are acting on the body, there are following conditions. There are following conditions if they form equilibrium. मतलब तीन फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे एक्ट करें और वो इक्विलिब्रियम कॉज कर रही हो, तो उनमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। नंबर वन, दे मस्ट बी they must be join head to tail to make a close loop, to make a close loop triangle. अच्छा, जैसे क्लोज लूप ट्राइंगल आता है, इट शोज, जैसे क्लोज लूप ट्राइंगल बन जाता है, इट शोज रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो इससे आपके पास इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन जस्टिफाई हो गई। दूसरी बात, वो तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। अगर मैं उनके लाइन ऑफ एक्शन को स्ट्रेच करूं, तो उनका एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए। अगर मैं उनके लाइन ऑफ एक्शन को स्ट्रेच करूं फोर्सेस के, तो उनका एक कॉमन पॉइंट आ जाना चाहिए। उनका एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है, तो उसका मतलब है कि रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है। दे मस्ट मीट एट वन पॉइंट विच शोज रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो। अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो सिस्टम है वो आपका वाकई में इक्विलिब्रियम में है।
जो आपका सिस्टम है वो वाकई में इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये चीजें हमारे पास जो तीन फोर्सेस सिस्टम पे लगती है। देखिए बेटा जरा मुझे बताएं, यहाँ तक की बात अगर सही है, क्लियर है, तो फिर आगे बताऊं मैं। जी बेटा मुझे जरा बता दिएगा सब। ठीक है जी, बेहतरीन है। अच्छा अब देखें और इसमें किस तरह के चीजें आ सकती हैं। इसमें या वाई शेप की फोर्सेस बहुत ज्यादा आती है। वाई शेप की फोर्सेस जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये कोई रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, और इस रिजिड सपोर्ट के साथ ये स्ट्रिंग लगा हुआ है एक ना, ये स्ट्रिंग है और ये रिजिड सपोर्ट है। थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ इसको, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा आप लोग कैलकुलेटर भाई जरूर रखिएगा अपने पास, कैलकुलेशंस आप खुद करिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसमें गाइड कर दूंगा। देखें हुआ क्या कि यहाँ पे जो है ना, ये कोई भी रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, इस रिजिड सपोर्ट के साथ ना एक स्ट्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे। ठीक हो गई बात, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन ऐड कर रही है T1। अच्छा इसमें जो है ना, यहाँ पर ना एक और स्ट्रिंग लगा हुआ है। स्ट्रिंग चेंज है, ब्लू कलर से बना रहा हूँ, यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग सेम नहीं है, इसका मतलब है कि T2 है। तो इसमें डिफरेंट आपकी जो है वो टेंशन ऐड करेगी। अच्छा अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो एंगल है ना, ये 40 डिग्रीज है, और यहाँ पे जो एंगल है ना ये आपका 30 डिग्रीज है। ठीक हो गई बात ये। अच्छा यहाँ पे जो है ना, इसकी मदद से मैंने कोई ब्लॉक को बांधा हुआ है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉक टाई किया हुआ है इसके साथ ना, ये कोई ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है या मेटल ब्लॉक है, जो मैंने इन दोनों स्ट्रिंग्स के साथ बांध दिया। तो इसका वेट जो है ना वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है लाइक दिस, 100 न्यूटन, लेट से 100 न्यूटन। अच्छा अब क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो बॉक्स है, द बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम, द बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम, यानी बॉक्स के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगी और रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होगा। तो अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने इस सवाल में T1 और T2 फाइंड आउट कर दिए। तो T1 और T2 फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया। ये थोड़ा सा बनाने में फर्क आ रहा है बार बार, बस वो एक ही बॉक्स है। और बॉक्स का वेट मैंने कहा कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, विच इज 100 न्यूटन। अच्छा अब ये जो T2 है ना, इस T2 के आपने दो स्लाइसेस कर दिए, एक तो इसका इधर आएगा स्लाइस, मतलब कंपोनेंट, और एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इधर। तो इसके मैंने दो कंपोनेंट कर दिए T2 के। तो T2 ब्रेक हो गया किसमें, T2। अच्छा गिवन एंगल के साथ नहीं है, तो T2 साइन 40, ये हो गया T2 साइन 40। और यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका T2 कॉस 40। अच्छा इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये होगा T1 साइन 30, और इसके साथ ऐड कर देंगे T1 कॉस 30। अच्छा देखिए असल में दोनों टेंशन ना T1 और T2, इनके जो कॉस कंपोनेंट्स है ना वो इधर ओवरलैप हो रहे हैं, यानी ये देखें इधर ओवरलैप हो रहे हैं दोनों के। तो मैंने दोनों के कॉस कंपोनेंट्स जो गिवन एंगल के साथ है, कॉस कंपोनेंट्स ओवरलैप, तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बाकी T2 का साइन और T1 का साइन अलग अलग अपीयर हो रहे हैं। अच्छा अगर ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी इसमें, T1 साइन 30 बराबर है T2 साइन 40 के।
और एक इक्वेशन तो ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, T2 cos 40 प्लस T1 cos 30 बराबर है 100 के। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप मुझे इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करके ना मुझे इसकी T1 और T2 की वैल्यूज निकाल के दें। टेक योर टाइम, 5 मिनट लें, 3 मिनट्स लें, और गेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T1 और T2 की वैल्यूज बताएं मुझे क्या आ रही है। बेटा आप लोग T1 और T2 की वैल्यूज निकाल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो आप यहाँ से एक काम ये करें कि आप T1 जो है ना, आप बराबर कर दें T2 sin 40 डिवाइडेड बाय sin 30। तो sin 40 अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, आहिल चेक करिएगा। sin 40 अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी आ रही है। सर 1.49 और आगे क्या आ रहा है 1.49 के। 023। ठीक है, तो 1.49 T2, तो ये आ गया T1 इज इक्वल टू 1.49 T2। अब इसको लेके आप इधर आ जाएं, यहाँ रखें T2 cos 40 एज इट इज, और T1 की जगह 1.49 T2 ब्रैकेट के बाहर रखें cos 30, और बराबर कर दें 100 के। तो ये पूरी इक्वेशन T2 की टर्म्स में आ गई। T2 की वैल्यू फाइंड आउट करें क्या आती है। बेटा फाइंड आउट करें T2 और T1 की वैल्यूज, आप लोग निकाल रहे होंगे। अच्छा रजिस्टर खोलें भाई, निकालें इसको अपने तौर पे देखें। सर 48.78। बेटा किसकी वैल्यू है ये, T2 की। यस सर। 47, 48.7। 48.78, तो 48.9 न्यूटन हो जाएगा ये राउंड ऑफ हो गए। तो अगर ये वैल्यू सही है, देखें बाकी चेक करें, 48.9 राउंड ऑफ होके वैल्यू सही आ रही है, सबने यही निकाला है। तो अगर ये आ गया तो आपके पास, तो मैम आप ये T1 भी निकाल लें। तो T1 जो है 1.49 मल्टीप्लाई बाई T2, यानी कि 48.9 के बराबर होगा।
हाँ भाई देखें, सबके पास यही आंसर आ रहे हैं बेटा, खामोश नहीं बैठे यार, सॉल्व करें प्लीज। मतलब इस चीज में थोड़ा आप लोग देखें अपने तौर पे कि सर T2 की 72.86 1 72.86, तो 72.86 का मतलब 72.9 न्यूटन। देखिए T1 और T2 यही आ रहे हैं दोनों में। जी आहिल आप बताएं क्या आ रहा है, शानदे आपका क्या आ रहा है आंसर T1 T2 का? आयशा आपने किया, क्या आ रहा है आंसर? सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं इक्वेशंस बनानी समझ आ गई आपको? जो मैंने इक्वेशंस बनाई है T1 sin 30 इज इक्वल टू T2 sin 40, ये इक्वेशंस जी सर, अच्छा ये वाली उस, समझ आ गई। हाँ तो उसके बाद बेटा साइन 30 को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ जाके डिवाइड होने लगा, तो T1 इज इक्वल टू 1.49 T2, ये समझ आ गई? जी सर, ये भी आ गया। अच्छा, इसको T1 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में, तो 1.49 T2 रख दिया मैंने। तो अब ये T2, अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे, मैं आपको बताता हूँ स्टेप क्या बनेंगे। देखें बेटा, ये होगा T2 cos 40, ठीक है, प्लस 1.49 इंटू कॉस 30। इसका आंसर बताएं 1.49 इंटू कॉस 30 का। अब साथ साथ चलें, बस कैलकुलेटर लेके ना मुझे बताएं 1.49 कॉस 30 का आंसर क्या आ रहा है? सर 0.23। 0.23 T2 ना? अच्छा, जी सर। ये इज इक्वल टू 100 हो गया। अब एक काम करें ना, आप T2 को लें कॉमन, तो T2 जब आप कॉमन लेंगे ना तो बचेगा क्या, cos 40 प्लस प्लस 0.23 इज इक्वल टू 100। तो T2 किसके बराबर आ जाएगा? T2 बराबर आ जाएगा 100 अपॉन कॉस 40 प्लस 0.23। बताएं क्या आंसर आया T2 का? 100 डिवाइड बाय कॉस 40 प्लस 0.23, इसका आंसर बताएं आहिल क्या आ रहा है? सर एक सेकंड। निकालें कैलकुलेटर देखें। सर 100.39, 100.4 आ रहा है। 100 डिवाइड बाय कॉस सर 40। जी बेटा। 149 cos 30 से मल्टीप्लाई करके 0.3 नहीं आता, 1.29 आ रहा है। बेटा आहिल आपका कैलकुलेटर उसमें तो नहीं है, कहीं रेडियन मोड में तो नहीं है? जी सर, शायद उसमें था। तो आप इसको डिग्री मोड में करें और दोबारा से सॉल्व करें कि अगर हम 1.49 को cos 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ क्या रहा है आखिर? सर वैसे आज तो 1.29 ही है। हाँ तो पहले आपने गलत बताया था ना भाई, 1.29 T2। तो अब इसमें T2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो बचना क्या है, cos 40 प्लस 1.29 इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा T2 बराबर है 100 अपॉन
cos 40 प्लस 1.29। अब बताएं T2 कितना आ रहा है? 48.6 आ रहा है। 48.6। जी उमैमा कितना आ रहा है? सर 48.63। 48.63 ठीक है। वो थोड़ी सी राउंडिंग में आ गया होगा, मगर आंसर तो आपका पहले वाला भी सही था। तो 48.6 आ रहा है। तो अब देखें आयल, ये वैल्यू लेके ना मैं यहाँ आ जाऊंगा और इधर जो है वो T2 की जगह प्लेस कर दूंगा 48.6। तो आपके पास अब आंसर क्या आ रहा है इसका T1 का? सर 72.47। हाँ जी 72.47, तो 72.5 हो जाएगा। देखिए समझ आई बात ये? जी सर समझ आ गई। ठीक है जी, मैंने मेजॉरिटी केसेस में आपसे बात इसी की आज कि इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या होते हैं। खैर इक्विलिब्रियम सिस्टम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ अ कपल। मोमेंट ऑफ अ कपल। अच्छा अब देखें मोमेंट ऑफ अ कपल में क्या होता है। मोमेंट का मतलब तो वही है, टर्निंग इफेक्ट। अगर मेरे पास ये गाड़ी का स्टेयरिंग है सपोज, अच्छा इस स्टेयरिंग में बीच में होता है पिवट, तो आप क्या करते हैं सीधे हाथ से ना इसको नीचे पुल करते हैं। सपोज आपने फोर्स लगाई 20 न्यूटन, और उल्टे हाथ से ना आप इसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं। तो अपोज आपने फोर्स लगाई 20 न्यूटन, और ये स्टेयरिंग घूमने लग जाता है कैसे? क्लॉकवाइज। तो यार इसके अंदर अगर आप देखें तो आपका ये जो पिवट है, ये जो सेंटर है पिवट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं 0.1 मीटर दे देता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 0.1 मीटर होगा। तो अब देखें कपल में क्या होता है। कपल में होता क्या है, टू फोर्सेज होती है, टू फोर्सेज, दो फोर्सेज का कपल बनता है। अच्छा टू फोर्सेज होती है और ये एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल का मतलब ये कि एक ऐसे एक्ट कर रही है, ये देखें एक ऐसे एक्ट कर रही है और एक ऐसे एक्ट कर रही है, तो एंटी पैरेलल होती है फोर्सेस। यानी इनका लाइन ऑफ एक्शन कभी भी मीट नहीं करता, एंटी पैरेलल होती है। अच्छा इनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। देखें एक डाउन है 20 न्यूटन और एक अप है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो जीरो होगा। दूसरी बात, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो नहीं होता। रिजल्टेंट मोमेंट इज नॉट जीरो। अच्छा अब आखिरी बात क्या है कि कपल के अंदर जो दो फोर्सेस होती है ना, उन दोनों फोर्सेस का सेंस ऑफ रोटेशन सेम होता है। यानी अगर ये वाली 20 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाएगी ना इस स्टेयरिंग को, तो बेटा ये वाली भी क्लॉकवाइज घुमाएगी। सेम टाइप ऑफ मोमेंट, मतलब दोनों क्लॉकवाइज होंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, सेम टाइप ऑफ मोमेंट। अच्छा अब मोमेंट ऑफ अ कपल या टॉर्क ऑफ अ कपल भी इसको कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ अ कपल आप फाइंड कैसे करेंगे? मोमेंट ऑफ अ कपल, तो देखिए मोमेंट ऑफ अ कपल के लिए फॉर्मूला है ईच फोर्स, यानी कोई एक फोर्स ले ले मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन डिस्टेंस। सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के दरमियान में कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। एक फोर्स यहां ऐड कर रही है और एक फोर्स यहां ऐड कर रही है, तो इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन डिस्टेंस है वो 0.2 है।
तो आपने एक फोर्स ले ली 20 न्यूटन की और उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ जाएगा इसका 20 × 2/10। तो आंसर आ रहा है 4 न्यूटन मीटर। तो 4 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड टॉर्क ऑफ अ कपल। तो कभी कभी टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क ऑफ अ कपल आपके सिलेबस में यूज नहीं होता ये वर्ड इतना, या इसको मोमेंट ऑफ अ कपल भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ अ कपल भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, इसके अंदर